Hello children, I hope you all are good and I am also good. Today we are going to discuss the another interesting topic of civics, that is democratic government. And in this chapter we are going to understand the concept of democracy, function of democratic government. बेटा देखो, हम और आप रहते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, सो वी शुड अंडरस्टैंड बेसिकली डेमोक्रेसी है क्या, उसके फंक्शन क्या है, क्या डेमोक्रेसी के अलावा भी कुछ है वर्ल्ड में. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद दिस डिस्कशन. सी द विल ऑफ द पीपल एंड द नेशन इज मैनिफेस्टेड एंड एक्सरसाइज थ्रू द गवर्नमेंट. कैसे होगा? हम वोट डालेंगे, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होंगे और जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होंगे वो हमारे वेलफेयर के लिए काम करेंगे. तो वो क्या है? गवर्नमेंट है. इन अ कंट्री द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ इट शुड फंक्शन आर डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स. पहली बात, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है ना बेटा, तो उसमें ये डिसाइड कर दिया जाता है कि ये कंट्री किस टाइप की होगी, whether it will be the federal form of, whether it is the democratic or not. And moreover, sometime it decided as per the prevailing circumstances also. भाई कई बार डिक्टेटरशिप भी आ जाती है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट भी आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा का पढ़ा रह जाता है. जैसे अफगानिस्तान में तालिबान ने अटैक कर दिया, तालिबान बन गया पूरा, isn't it? तो सर्कमस्टेंसेज उस समय कैसे हैं इस पे भी डिपेंड करता है योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. So all the government we can divide into two broad types. Number one is the democratic government and other is the authoritarian government. ये दो broad categories हमने बनाई हैं. अब सबसे पहले बात करते हैं हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सबसे पहले देखो बेटा, डेमोक्रेसी क्या है? टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. बहुत अच्छा अब्राहम लिंकन जी ने ये कहा था. नाउ फॉर द पीपल तो समझ में आ रहा है कि ऐसी सरकार जो लोगों के लिए काम करे. बाय द पीपल भी समझ में आ रहा है, ऐसी सरकार दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसे लोगों ने इलेक्ट किया है, लोगों के द्वारा चूज की गई है. नाउ व्हाट इज टू द पीपल? टू द पीपल मीन्स लोगों की सरकार, मीन्स दोज हु आर गोइंग टू बी इलेक्ट. जो लीडर बनकर आएंगे ना बेटा, वो भी लोग ही होंगे, एलियंस नहीं होंगे. हम में से और आप में से जो पॉलिटिकल सिचुएशन पे खरा उतरेगा और जीत कर आएगा, वही लीडर बनेगा. सो लोगों के लिए और लोगों के द्वारा सरकार. टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर इलेक्शन ऑफ द रूलर्स by the people. Participation of people, equality and justice to all people and the government working for the well-being of people. ये हमेशा ध्यान रखना है कि डेमोक्रेसी में क्या है, पीपल आर द पावरफुल, और ये पीपल को जो है ना इक्वालिटी दी जाती है, जस्टिस दी जाती है, इक्वल प्लेटफॉर्म दिया जाता है डेमोक्रेसी में, और तभी जाके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है एक अच्छी सरकार बन पाती है. So in a democracy, people elect their representative who is going to govern the country for the particular time period. एक tenure दिया होता है. For example, in India, it is having a 5 year. And they don't work as per the aspiration of the people. फिर क्या होगा? अगर उन्होंने लोगों के फेवर में काम नहीं किया जो लोग चाहते थे, तो क्या करेंगे हम? In next election, we are not going to re-elect them. We will make them throw out. The other political party, the other candidate will get a chance to form a government. तो इसलिए डेमोक्रेसी में लोग पावरफुल होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव को हमेशा ये ध्यान देना होता है कि दे हैड टू वर्क फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल. द sovereignty of the state lies in the people. These representations are accountable to the people. When I am talking about accountable means जिस पे हम विश्वास कर सकें, ओके, जिसपे हम बिलीव कर सकें, विश्वसनीय सरकार होती है ये. इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, लाइक वाइज देयर इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन मैनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. सो इंडिया की तो सरकार जो है बेस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आप कह सकते हो वर्ल्ड में, और अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है. नाउ द अनदर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जिसे हमने कहा था ना अनदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट. अथॉरिटेरियन नाम से क्लियर हो रहा है बेटा, अथॉरिटी या तो एक पर्टिकुलर रूलर के हाथ में होगी या ग्रुप ऑफ रूलर्स के हाथ में होगी. मीन्स सारी की सारी पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड हो जाएगी.
उसमें पावर जो है सबके साथ शेयर नहीं होगी। वो या तो एक पर्सन जो है कंप्लीट अथॉरिटी को संभालेगा, या ग्रुप ऑफ कुछ पर्सन्स का, जैसे कहते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ रूलर्स, दे एंजॉय द ऑल पावर एंड पीपल हैव नो से इन गवर्नेंस. You don't have any right in such types of the government. You cannot raise your voice. You don't have right to speech and expression. And such type of government is just opposite to the democratic government. In democracy, people are enjoying the rights. In authoritarian government, they don't have a single right. So it can be dictatorship in which the person has grabbed all the power of the state. सारी पावर को ग्रैब कर लेगा, सारी पावर जो है कंसंट्रेट हो जाएगी उसके हाथ में. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वर्ल्ड में बड़े बड़े डिक्टेटर्स के नाम पता होंगे, जर्मनी में थे हमारे हिटलर, इज़न्ट इट, बहुत फेमस डिक्टेटर रहे हैं, और उनके पावर जब थी ना उनके हाथ में, तो ही हैडंट गिवन एनीवन टू स्पीक अगेंस्ट हिम एनी राइट. तो ये डिक्टेटरशिप भी हो सकती है. देन आफ्टर दैट इट कैन बी मोनार्की. अथॉरिटेरियन ही तो है. अथॉरिटेरियन का मतलब क्या? पावर सेंट्रलाइज है, किसी एक के हाथ में या ग्रुप के हाथ में है. तो मोनार्की भी हो सकती है, यानी कि राजतंत्र, जहाँ पे राजा हो. पहले के टाइम पे यही होता था, राजा होते थे और उनकी सब्जेक्ट होती थी, प्रजा होती थी. द ऑल द पावर रिमेन इन द हैंड ऑफ किंग एंड क्वींस. देन आफ्टर दैट दिस अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट कैन बी ओलिगार्की. ये भी आपको समझ में आना चाहिए. भाई डिक्टेटर तो हो सकती है, डिक्टेटरशिप, मोनार्की, ओलिगार्की भी हो सकती है. ओलिगार्की मीन्स इन विच अ फ्यू पीपल एंजॉय ऑल पावर. कुछ लोग जो हैं वो पावरफुल बन गए, सारी पावर उन्होंने अपने हाथ में रख ली. सो इन सम कंट्री द गवर्नमेंट में अपीयर्स टू बी अ डेमोक्रेटिक, बट इन फैक्ट इन प्रैक्टिकली दे आर नॉट डेमोक्रेटिक. फॉर एग्जाम्पल, वी आर हैविंग आवर नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान. क्या दिखाता है? राइट टू वोट है, पॉलिटिकल राइट्स है, कॉन्टेस्ट करने का है, बट इज द पाकिस्तान ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री? नो. देखने में है, कहने के लिए है, प्रैक्टिकली डेमोक्रेसी का कोई भी स्पिरिट उसके अंदर है. द रूलर कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट द विश ऑफ द आर्मी. पाकिस्तान का तो ऐसा लगता है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आए हैं वो आर्मी के अगेंस्ट नहीं जा सकते. पाकिस्तान की आर्मी पावरफुल है, वट एवर दे आर सेइंग दे हैव टू डू लाइक दैट. Similarly in China there is a single party system बेटा. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है. अगर आपको चाइना में पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो आपको इस पर्टिकुलर कम्युनिस्ट पार्टी जो है इससे परमिशन लेनी पड़ेगी. दे आर गोइंग टू टेल यू हाउ टू मेक द पॉलिटिकल पार्टी. एक सिंगल पार्टी सिस्टम बनी हुई है. बट देखो, आपको लॉलीपॉप मिला हुआ है चाइना में. आपको तो क्या लग रहा है, आप वोट डालने जा रहे हो, आप वोट डाल कर आए हो, और वोट डाल कर आए हो, आप अपना कैंडिडेट जिता कर आए हो. लेकिन बेटा वहाँ तो एक ही पार्टी सिस्टम है. तो जो भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उसी के तो खड़े हुए हैं. हारेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जीतेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. पार्टी तो उसी की है, गवर्नमेंट तो उसी की बनेगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की. तो क्या ये डेमोक्रेसी है? वी नीड टू थिंक अबाउट ऑल दीज फैक्ट्स. एन अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट इलेक्टेड बाय पीपल. इट कैन नॉट बी चेंज बाय द पीपल. इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द पीपल. लोगों का बिल्कुल ज़ीरो रोल. ना तो वो आपको कुछ बताने वाले हैं, ना वो आंसरेबल हैं आपके लिए, ना आप उन्हें चेंज कर सकते हो. सारी पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटेरियन पर्सन के पास है. सच गवर्नमेंट इज टायरेनिकल इन विच पीपल आर फोर्स्ड टू लिव लाइक एज पर स्वीट ऑफ द रूलर. मतलब आपकी किस्मत रूलर के हाथ में है. अगर डिक्टेटर, मोनार्क या ओलिगार्की सिस्टम अच्छे लोग हैं तो वो आपके लिए अच्छा काम करेंगे. अगर अच्छे नहीं हैं तो आप एक स्लेव की लाइफ जियोगे. यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्थ कोरिया ऑल्सो. जस्ट डिस्कस द नॉर्थ कोरिया लेटर ऑन. नाउ मूविंग टू द फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या फंक्शन करती है, जो हम इसे इतना बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल. भाई अगर वो देश के लिए, लोगों के लिए काम नहीं करेंगे तो उन्हें पता है नेक्स्ट इलेक्शन में हम वोट ही नहीं देंगे उन्हें. इट्स फंक्शन डिफरेंटली इन द डिफरेंट कंट्री एट पर द सिचुएशन. इट कैन बी द पार्लियामेंटेरियन, प्रेसिडेंशियल, यूनिटरी और फेडरल. तो स्टेप बाय स्टेप इन अदर टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी को हम पढ़ लेते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे पार्लियामेंटेरियन एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी.
पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होती है बेटा, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट आर टू डिफरेंट पीपल. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज द प्राइम मिनिस्टर. तो दो अलग अलग हो गए, इसे हम कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जो दो अलग पीपल हैं वो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले रहे हैं. इन इट द हेड ऑफ द स्टेट एंजॉयज ओनली नॉमिनल पावर. ये आपको याद रखना है, जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास नॉमिनल पावर है, और रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है दैट इज एंजॉयड बाय द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. एंड हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर. एंड राइट नाउ वी आर हैविंग द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो पार्लियामेंट के भी हेड हैं, रूलिंग गवर्नमेंट के भी हेड हैं, इलेक्ट किए गए हैं लोगों के द्वारा, इसलिए एग्जीक्यूशन पावर जो है उनके पास होती है. नाउ सी, द प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर ऑल हिज एक्शन. Besides India, Britain, Sweden, Japan, etc., they are also having this type of government, this form of government. They are also having the democracy. अब अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया, ब्रिटेन, स्वीडन, जापान में क्या है, प्रेसिडेंट नॉमिनल पावर पे हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर पे हैं. बट प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या होता है, इट इज द वन इन विच प्रेसिडेंट इज both the head of the state and head of the government, only one person. तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होगा बेटा वो देश का भी हेड है आपके, ठीक है, और आपकी गवर्नमेंट जो इलेक्ट होकर आई है उसका भी हेड है, एक ही बंदा. एंड ही एंड शी इज द रियल एग्जीक्यूटिव बट नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर हिज एक्शन. भाई पार्लियामेंट को कोई जवाब नहीं देगा क्योंकि उसी की पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ पर, ठीक है ना. गवर्नमेंट का हेड भी वही है, देश का हेड भी वही है. अभी क्या है, इस टाइप की गवर्नमेंट जहाँ पे प्रेसिडेंट पावरफुल है, डेमोक्रेसी तो ये भी है, ये गवर्नमेंट आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको मिलेगी अमेरिका, यूएस में, फ्रांस, ब्राज़ील, यहाँ पर आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगी. तो दैट इज पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट. पार्लियामेंट में दो हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में सिर्फ प्रेसिडेंट ही सारी पावर को एंजॉय कर रहे हैं. Now moving to the unitary or federal form of government. Unitary और federal का मतलब होता है, unitary means unit, only one level, and federal means where there is more than two level of government. अब बेटा होता है क्या, अगर देश बड़ा है, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो एक पर्टिकुलर यूनिट, एक पर्टिकुलर जगह से हम पूरे देश को नहीं चला सकते. देन वी नीड टू शेयर पावर एट द डिफरेंट लेवल. So the country which is having only one unit or one level of government, that is known as the unitary form of government. For example, China and Myanmar. But in the federal form of government, the power is decentralized, distributed among the different level of government. For example, India, we are having the center government looking after the whole nation. Then we are having the state government. Right now we are having 28 states. So 28 state governments are there. Then we are having the local self-government also. In urban area, municipality or municipal corporation. In rural area, gram panchayat. So 3 level of governments are there. So that is the federal form of government. So India has a democratic government. It is parliamentary form of government and it is having the federal system. 3 फीचर देखो इंडिया के, डेमोक्रेटिक भी है, पार्लियामेंट्री है और फेडरल स्ट्रक्चर में है. सो इट्स ऑफिशियल नेम इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया. ये आपको याद रखना है, ऑफिशियल नेम इंडिया का क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया. नाउ मूविंग टू द अदर टॉपिक, दैट इज द कलेक्टिव सैंक्शन. If a democratic government goes against the popular opinion, कुछ नहीं होता, लोगों को बैठने दो धरने पे, रैली करने दो, प्रोटेस्ट करने दो. कई बार गवर्नमेंट को ऐसा लगता है अरे छोड़ो, कुछ दिनों के बाद शांत हो जाएंगे. अगर गवर्नमेंट जो है पॉपुलर ओपिनियन के अगेंस्ट जा रही है बार बार, तो उसे ये हमेशा ध्यान रखना है, पीपल आर नॉट गोइंग टू री इलेक्ट देम इन द नेक्स्ट इलेक्शन. इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. सो इट हैज़ टू रिस्पेक्ट द पीपल्स ओपिनियन.
एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कलेक्टिव सैंक्शन ऑफ द पीपल। यानी हमने जो सैंक्शन कर दिया, लोगों ने जो बोल दिया, उनकी विल को ध्यान में रखकर आप रूल रेगुलेशन बनाइए, उनकी विल को ध्यान में रखकर आप जो है एक्टिविटीज करिए। सो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज टू केयर फॉर द पीपल्स कलेक्टिव सैंक्शन और विल। इट ओवरलुक्स दिस, पीपल कैन वोट इट आउट, थ्रो इट आउट। नेक्स्ट इलेक्शन में उनको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ हमारे साथ। ऑल्सो पीपल कैन स्टे, स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, धरना, मार्चेस एक्सेट्रा, बहुत सारे कैंपेन हम निकाल सकते हैं। सो कलेक्टिव सैंक्शंस को ध्यान में रखना है, पीपल्स ऑस्पिरेशन, पीपल विल को ध्यान में रखना है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। नाउ मूविंग टू द पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। पार्टिसिपेशन की अगर बात करें हम बेटा, द पीपल कैन पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट इन मैनी वेज। इन प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो वी हैव डिस्कस कि अगर मुझे डेमोक्रेसी में या डेमोक्रेटिक फंक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो क्या तरीके हैं, देयर आर सो मैनी वेज। हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करो, जीत जाओ तो रिप्रेजेंटेटिव बन जाओगे लोगों के। इफ़ दे कैन गेट देयर सपोर्ट, भाई जीतना जरूरी है ना। ऑल्सो दे हैव द राइट टू वोट, हम वोट डालने जाते हैं। They can vote to the power and any candidate they think it is fit for the country. Also, the people can raise their voice in the different ways to make the government aware of their will. So this is the different you can say the ways where we can participate in the democratic function. अब हम बात करते हैं accountability की। Accountability क्या है बेटा? Participation of people ensures accountability of government. जितना ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे डेमोक्रेसी में, उतना ज़्यादा हमें लगेगा कि ये सरकार विश्वसनीय है, अकाउंटेबल है। On this government we can believe. This means that the government is responsible to the people for its action. It doesn't listen to the popular opinion. People may erupt in protest. So accountability of the government is by three organs: legislature, executive and judiciary. Executive is accountable to the legislature and that is the legislature vote against the executive. So कहने का मतलब ये इन तीनों ऑर्गन्स को मिलकर काम करना होता है, सही से काम करना होता है। अगर डेमोक्रेसी बेटा देखो लोगों के हाथ में पावर है, हम वोट नहीं डाल रहे, हम कोई प्रोटेस्ट मार्च नहीं कर रहे, हम किसी बात पे कोई एक्शन रिएक्शन नहीं दे रहे, अच्छा है गलत है क्या है, तो वो गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, गवर्नमेंट भी जो है उतना अवेयर रहेगी कि भाई लोग अवेयर हैं, काम करो, उतना ही गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बढ़ती जाएगी। So people's participation is much necessary. Legislature and the executive are responsible to the judiciary. The judges and other workers in the court are appointed by the executive, but they have the power to cancel or strike down any law. बेशक जजेस को जो आते हैं ना, अदर मेंबर्स जो हैं, उनको एग्जीक्यूटिव ने अपॉइंट किया है, लेकिन एक बार वो अपॉइंट हो गए ना, उसके बाद वो एग्जीक्यूटिव की नहीं सुनेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, वो देश को देखेंगे और सही निर्णय लेंगे। सो वी कैन सी दैट ईच अदर, वेदर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, दे ऑल आर वर्किंग इन द फेवर ऑफ पीपल वेलबींग। Now these all organ of the government is accountable to each other. The mechanism of accountability ensures that the government will function as per the collective sanction, as per the people's will, as for the welfare of the society. Now moving to the other topic, that is resolution of the conflict. Now what is conflict? Conflict means disputes. जब हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे कई बार बड़े बड़े झगड़े भी हो जाते हैं, सो उन झगड़ों को कौन सुलझाएगा? द गवर्नमेंट फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ 3 organs and 3 levels, center, state and local. In it, thousands of people work in this. Thus it is very necessary. A large organization function in the numerous field. So what happened? It is not unnatural for some conflict. भाई इतने सारे लोग हैं, इतने डिपार्टमेंट हैं, इतने सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो क्या लड़ाई नहीं होगी? नेचुरल है, किसी ना किसी बात पे तो हमारा डिस्प्यूट होगा। कोई बात आपको अच्छी लगेगी, कोई मुझे अच्छी लगेगी, कोई आपको बुरी लगेगी, कोई मुझे बुरी लगेगी, एंड देन वी विल डिस्कस। और वो डिस्कशन बढ़ते बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट में भी आ जाता है। मुझे लगता है मेरी बात मानो, आपको लगता है आपकी बात माने, तो भाई ये नेचुरल है,
तो ये तो होगा। देन व्हाट टू डू, हो तो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डिस्प्यूट हो गया, करना क्या है, उसको रिजॉल्व करना है। और रिजॉल्व कैसे करेंगे? अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज रिजॉल्व बाय द जॉइंट सेशन। अगर लोकसभा और राज्यसभा में किसी बात पे बहस हो गई कि नहीं, आपने जो कानून पास किया हमें नहीं पसंद है, लोकसभा बार बार वो कानून पास करके राज्यसभा को दे रहा है और राज्यसभा मना कर रहा है, नहीं हमें समझ नहीं आ रहा। अब अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट या क्लैशिंग हो गई तो जॉइंट सेशन कराते हैं प्रेसिडेंट, दोनों एक साथ बैठ जाओ, आमने सामने बैठो, डिस्कशन करो, डिबेट करो, देन वोटिंग करो। तो जॉइंट सेशन से वहाँ कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होता है। देन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू हाउसेस ऑफ स्टेट असेंबली, विधानसभा और विधान परिषद में हो जाए तो वहाँ पे भी जॉइंट सेशन होगा विधानसभा और विधान परिषद का। ऐसा नहीं है कि विधानसभा अलग और विधान परिषद अलग, नहीं, जब नहीं माना जा रहा तो जॉइंट सेशन एक जगह बैठाकर डिस्कशन होगा। देन अगर कॉन्फ्लिक्ट अमंग द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट है, फिर या तो म्यूचुअल टॉक्स होगी आपस में, या फिर द मैटर विल गो टू द कोर्ट। कोर्ट विल इंटरप्ट टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट among the state governments or the center or state government. After that, if the conflict between or among two or two more than states, it is resolved through the mutual talks once again, or the court will interrupt here also. Then conflict between or among the government or individual, once again या तो mutual talk से कर लो, otherwise court तो है ही, judiciary तो हमारी है ही, वो interrupt करेगी। तो इस तरीके से हम कॉन्फ्लिक्ट्स को, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं। नाउ मूविंग टू नो इट, व्हेन देयर आर टू हाउसेस इन लेजिस्लेचर, अगर दो हाउस हैं लेजिस्लेचर में तो हम उसे कहते हैं बाय कैमरल। क्या कहते हैं? बाय कैमरल लेजिस्लेचर। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, स्टेट में। बट व्हेन देयर इज ओनली वन हाउस इन द लेजिस्लेचर तो हम उसे कहेंगे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। अगर एक ही हाउस है तो वो यूनिकैमरल कहलाएगा। द पार्लियामेंट इज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर व्हाइल ओनली 5 स्टेट्स हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर और बाइकैमरल असेंबलीज इन इंडिया। यानी पार्लियामेंट तो है ही हमारी बाइकैमरल, लेकिन 5 स्टेट्स बाइकैमरल असेंबली हैं, बाकी यूनिकैमरल हैं। नाउ मूविंग टू द अदर टॉपिक, इक्वालिटी एंड जस्टिस। भाई ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेमोक्रेसी में, क्योंकि हम बिना इक्वालिटी और जस्टिस के तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। दैट इज़ द बेसिक नीड ऑफ द डेमोक्रेसी। दीज आर द आइडियाज़ विच द डेमोक्रेसी सीक टू अचीव। अगर डेमोक्रेसी इन दोनों आइडियाज़ को कम्प्लीटली ग्रैब कर लेती है, अचीव कर लेती है, तो इट्स अ गुड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी रन कर रही है। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट that it is resolved to secure to all its citizen what? Justice. प्रेम्बल में मेंशन है जस्टिस मिलनी चाहिए हर एक व्यक्ति को। कहाँ पे? सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे। लिबर्टी यानी कि फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इसकी फ्रीडम हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। इक्वालिटी, वी ऑल आर इक्वल, और स्टेट को हर एक को इक्वल प्लेटफॉर्म, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, सो डैट एवरीवन फील डिग्निफाइड। हर एक की डिग्निटी जो है वो मजबूत हो, इन्हांस हो। So our constitution makes all equal and equality of people can be ensured through the justice, while it should be meted out them without any discrimination. क्लियरली मेंशन है और इसे फॉलो भी किया जाता है कि कोई आपको किसी ग्राउंड पे भेदभाव नहीं कर सकता, ना कास्ट के नाम पे, ना क्लास, रेस, लैंग्वेज, रिलीजन एक्सेट्रा. So equality and justice has been provided by constitution and it is responsibility of the government to provide it carefully. Now equality of status and opportunities. इसका हमें ध्यान रखना. What does it mean? Status and opportunities की equality. That all people will be treated equal before the law. Means whether it's president, whether it's rickshaw puller, whether it's me, whether it's you, the law for everyone is equal. It cannot see the rich or poor, high or low, black or white, educated or uneducated. No. Everyone is having the same law. Means if I am doing something wrong and same something you are doing the wrong, the same law will be applicable.
So similarly, all people have equality of opportunities also. That is, every people can apply for any job or post if you are talented or skilled or you are having all these criteria, eligibility criteria. तो वहाँ पे मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि भाई आप तो यूपी से आए हो, यू कैन नॉट फिल दिस फॉर्म. अगर उसमें लिखा है कि ये क्राइटेरिया, इतनी एज होनी चाहिए, इतना परसेंटेज होना चाहिए और वो मेरे पास है और ये डिग्री है, सो आई कैन फिल. नोबडी कैन से टेल मी कि नहीं 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 आप नहीं कर सकते, आप ब्लैक हो, आप छोटे हो, आप पतले हो, नहीं. सो ये सारा क्या है, अगर बेसिक एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन पूरी हो रही हैं तो कोई भी हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में पार्टिसिपेट करने से रोक नहीं सकता. देन इफ़ आई एम 18 years old, मेंटली साउंड, मुझे कोई मना नहीं कर सकता, यू कैन नॉट वोट इफ़ आई एम रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल. तो हमारी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वोट की, मैं पूरी कर रही हूँ. इफ़ आई एम ऑफ 25 years old, और जो जो क्राइटेरिया दिया है एक इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का, वो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं फुलफिल कर रही हूँ, तो मुझे कोई ये नहीं कह सकता नहीं 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 आप नहीं इलेक्शन लड़ोगे, चलो हटो, चलो जाओ जाओ यहाँ से. नॉट एट ऑल. This is my political rights because my constitution provide me the equality. Who are you to tell me? I can become the IAS officer, I can become the IAS, IFS, I can join the Navy if I am having a skill, if I am having a talent, if I am having a qualification. So it means everywhere in every job opportunities the equal platform should be provided by government to enhance the dignity of the citizen. All candidates with minimum qualification are equal before the law and nobody is meted out any special treatment. किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए और ना मिलेगा. डेमोक्रेसी में नहीं मिलता कि हाँ भाई उसका बेटा तो लगा दो अंदर, ऐसा नहीं चलेगा. प्रॉपर आपको जो है क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है. नाउ मूविंग टू द जस्टिस. जस्टिस की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इन द सोसाइटी व्हाट वी फाइंड, देयर आर रिच पीपल, देयर आर पुअर पीपल. अलग अलग तरीके के लोग हमें मिलते हैं. कुछ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, कुछ नहीं पढ़े लिखे होते हैं, कुछ शहरों में रहते हैं, कुछ गांव में रहते हैं. इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमें दिखती हैं ना, वैरायटी. बट ओइंग टू दीज डिफरेंसेस ऑल पीपल इन द सोसाइटी आर नॉट इक्वल इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस, सोशल स्टेटस. सबसे बड़ी बात ये आती है कि भाई इनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल जस्टिस नहीं मिला है समाज में. पॉलिटिक्स में क्यों नहीं मिल रहा, इकोनॉमिक्स में. द गवर्नमेंट स्ट्राइव टू मेक ऑल पीपल इक्वल. सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड प्रोविजन ना कि भाई सब इक्वल आए. कैसे आएंगे, ये जस्टिस कैसे मिलेगा सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे. एक अमीर होता जा रहा है, एक गरीब होता जा रहा है. तो फाइंड आउट द रीज़न. और बेसिकली जब हम डिप्रेस क्लास की बात करते हैं, लोअर रंग स्ट्राटा की बात करते हैं, या SC, STs, OBCs ये जो हमारी कास्ट हैं इनकी बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इनको जो है रिजर्वेशन दिया है क्योंकि दे वर डाउन ट्रोडन और बहुत साल तक इनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है. तो सोसाइटी में ऐसी कैटेगरी बनाकर और उनको रिजर्वेशन देके गवर्नमेंट ने जस्टिस देने की कोशिश की है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जस्टिस देने की कोशिश की है. ना द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन फॉर द पुअर पीपल ऑफ द हाई कास्ट ऑल्सो. EWS की कैटेगरी बन रही है ना, इफ़ यू आर द इकोनॉमिक वीकली सेक्शन, तो उनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं. सिमिलरली द स्पेशल प्रोविजन आर मेड फॉर द गर्ल्स एंड फिजिकली चैलेंज पीपल ऑल्सो. तो इस तरीके से एक सोशल और इक्वल जस्टिस देने के लिए गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डन मैनी प्रोविजन. द गवर्नमेंट ट्राइज टू मेट आउट इकोनॉमिक जस्टिस थ्रू इट्स पॉलिसी बाय विच द एम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री इज इम्प्रूव. कोशिश की जा रही है, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाए. नीति आयोग भी कहता है कि अगर हम ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकालते हैं तो शायद लोगों की पॉवर्टी रेशो को कम किया जा सकता है. तो ये अमीर और गरीब का जो गैप है, हैव्स और हैव्स नॉट का जो गैप है, ये ख़त्म करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देन ओनली द गवर्नमेंट विल अचीव द इकोनॉमिक जस्टिस इन द कंट्री. पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं तो इट इज़ एक्सप्रेस थ्रू द पॉलिटिकल राइट्स. एवरी सिटीजन हैव द इक्वल राइट एंड दैट तो वी आर गेटिंग इन इंडिया. राइट टू वोट है हमारे पास बेटा. वी कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन. ऑल सिटीजन have only one vote. That is the great achievement. One vote, one citizenship, one value.
चाहे वो प्रेसिडेंट हो, अगर वो कास्ट कर रहे हैं अपना वोट बेटा, तो ये नहीं है कि प्रेसिडेंट है तो उनके वोट की काउंटिंग 5 होगी, नहीं, 1 वोट 1 काउंटिंग, 1 वैल्यू, दैट इज गुड. सो इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल फ्रॉम द डेमोक्रेसी. अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में ये चीज़ें मिल जाती हैं, सो डेमोक्रेसी हम ये कह सकते हैं कि अपनी सारी पॉलिसीज़ को, सारी नीड्स को फुलफिल कर रही है. देन द कंट्री इज़ द ट्रू डेमोक्रेटिक country. So that's end for the chapter. Let's do the quick revision. The will of the people is manifested and exercised through the government. और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों को पार्टिसिपेशन करने के लिए अलाउ करती है. अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में रूल कैसा होगा? एज पर द अथॉरिटी पर्सन, डिक्टेटर के अकॉर्डिंग या मोनार्क के अकॉर्डिंग या ओलिगार्की के अकॉर्डिंग. देन अ गवर्नमेंट कैन बी पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल. गवर्नमेंट यूनिटरी भी हो सकती है, फेडरल भी हो सकती है, बट गवर्नमेंट को कलेक्टिव सैंक्शन यानी कि लोगों की विल और ऑस्पिरेशन का ध्यान रखना चाहिए. और 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट जो हैं वो एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल होते हैं, चेक एंड बैलेंस करके रखते हैं पावर को. द कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व through the mutual talks, or you can say by the interruption of the court. Then the equality and justice are made for each other, the two faces of the coins. और इन दोनों का ही डेमोक्रेसी में फुलफिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So that's end for the chapter. I hope you understand each and every concept. Now it's your turn. Do the exercise carefully.